डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 26। शौर्य के पैर एकदम नम हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वह लड़खड़ा कर गिर जाएगा। उसके कानों में अब भी डॉक्टर सेन के कहे वर्ड गूंज रहे थे। शौर्य जमीन पर बैठा ही था कि एक बार फिर आईसीयू का दरवाजा खुला, पर इस बार वहां डॉक्टर सेन के बजाय आभास खड़ा था। शौर्य को आईसीयू के बाहर खड़ा देख आभास गुस्से से शौर्य के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर ठाकुर, आर यू रियली हर हस्बैंड? डोंट यू नो आपकी वाइफ क्या सफ़र कर रही थी? एमी क्रिटिकल कंडीशन में है। आज आपकी वजह से एक बात बताए, आप किस टाइप के हस्बैंड हैं? आपको आइडिया भी है एमी की क्या हालत है? जानते हैं उसके शरीर में गहरे चोट के निशान है। वह मेंटली डिप्रेशन में थी पिछले कई सालों से, यहाँ तक कि उसके शरीर में ड्रग्स के सिम्टम्स मिले और पिछले 2 सालों से रिहेबिलिटेशन कर रही थी। पर मैं तो ये भी नहीं मान सकता कि एमी जैसी लड़की कभी ड्रग्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है। आप सच बताए, उसके साथ हुआ क्या है? वह इस हालत में कैसे है? आभास ने गुस्से से सवाल करता हुआ शौर्य के ऊपर बरस पड़ा। आईसीयू में बेहोश पड़ी अंबर को ऐसी हालत देखकर आभास बहुत गुस्से में था। इससे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का था कि अंबर इस हालत में क्यों थी, इसके पीछे की वजह क्या है उसे कुछ नहीं पता था, मगर उसका अंदाजा यही कह रहा था जो भी हो इस सबके पीछे की वजह शौर्य ही था। शौर्य की वजह से अंबर को इस हालत में देखकर आभास के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इस वक्त वह हॉस्पिटल में नहीं होता तो शायद उससे हाथापाई कर बैठता, मगर एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होने के नाते और वहां का माहौल देख वह चुप हो गया। मिस्टर ठाकुर, प्रार्थना कीजिएगा अंबर सही सलामत बाहर आ जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको जेल भिजवा कर रहूंगा। याद रखिए मेरी बात को। आभास गुस्से से उसे वार्निंग देकर वहां से चला गया। आभास की धमकी का शौर्य के पास कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे, उसे पता तक नहीं था कि वह किन हालातों से गुजर रही थी, और अगर पता भी होता तो वह अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ दिखा ही नहीं। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि कब उसने अंबर को तकलीफ देते देते उसकी जिंदगी नर्क बना दी। उसे इस बात तक का कोई रियलाइजेशन नहीं था। आज भी अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे हकीकत नहीं बताई होती तो शायद उसे कभी पता भी नहीं चलता। शौर्य आईसीयू के बाहर खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर पछतावा और दर्द था, पर अफसोस इस बात का था कि उसके इस पछतावे का कोई फायदा नहीं था। वह अंबर को इस हद तक दर्द और तकलीफ दे चुका था कि उनके बीच माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनके बीच के सारे रिश्ते कब के खत्म हो चुके थे। उनके बीच एक दूसरे से नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। शौर्य की कॉल करने पर अनुज वहां पहुंचा था। उसने वहां जो देखा उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। आभास को शौर्य को धमकी देते देख वह शॉक रह गया। उससे भी ज्यादा इस बात से हैरान रह गया कि शौर्य चुप खड़ा सब सुन रहा था। पिछले 3 सालों से वह अपने बॉस शौर्य ठाकुर को जानता था, जो इंसान किसी की भी बदतमीजी और धमकी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे आज गुस्से के बजाय दर्द और पछतावे से भरे देख वह एकदम हैरान रह गया। सर, आर यू ऑल राइट? शौर्य को इस हालत में देख अनुज शौर्य के पास आकर खड़ा हो गया। आई एम ओके, मैंने जो कहा था तुमने वो कर दिया? अचानक से अनुज को अपने सामने देख शौर्य ने सीधे से सवाल किया। यस सर, डॉक्टर अग्रवाल 10-15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने उन्हें लाने के लिए पर्सनली कुछ लोगों को भेजा है। डोंट वरी सर, जल्द ही वो यहाँ होंगे। शौर्य का सवाल सुन अनुज ने जवाब दिया। ओके ग्रेट, बट मैंने तुमसे अंबर के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सॉरी सर, मिस अंबर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने बताया उनकी सारी डिटेल्स पुलिस रिकॉर्ड से गायब है। जेल में पता करने पर पता चला वहां पर आग लगने की वजह से सारे रिकॉर्ड जल गए हैं और अब उनके पास किसी भी कैदी के कोई रिकॉर्ड नहीं है। अनुज ने माफी मांगते हुए कहा। रिकॉर्ड जलने की खबर सुन शौर्य हैरान रह गया, क्योंकि ये आश्चर्य की बात थी कि उसी जेल में आग लगी और अंबर के सारे रिकॉर्ड जल गए। अगर जले भी होते तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना था, पर उसके बावजूद रिकॉर्ड सेव नहीं थे। ये बात शौर्य को बड़ी अजीब लग रही थी। इतने वक्त से उसने हर तरह से सच पता करने की कोशिश की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर पता चल गई कि कोई है जो जानबूझकर सच को बाहर नहीं आने दे रहा है, मगर क्यों, ये शौर्य की समझ में नहीं आ रहा था। अनुज, मुझे अगले 1 घंटे में अंबर की सारी डिटेल्स चाहिए। एनी हाउ, पिछले 3 सालों में उसके साथ क्या हुआ, एवरी माइनर डिटेल, गॉट इट? तुम्हें जैसे पता करना है करो, बट आई वॉन्ट हर डिटेल्स। कुछ देर की खामोशी के बाद शौर्य ने डार्क फेस बनाए अनुज को ऑर्डर देते हुए कहा। यस यस सर। शौर्य को गुस्से में देख अनुज यस सर कहते हुए वहां से निकल गया।
अनुज के जाते ही कुछ देर में डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल में थे। वह वहां पहुंचे तो पेशेंट के रूम के बाहर शौर्य को देखकर हैरान रह गए, पर इस वक्त वहां की सिचुएशन देख वह बिना कोई सवाल किए एक नज़र उसकी ओर देख सीधे अंदर चले। शौर्य के लिए बाहर खड़े होकर इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उससे आज से पहले इतनी डेस्परेट फीलिंग कभी महसूस नहीं की, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब वह इसी तरह मानवी के एक्सीडेंट के बाद यहाँ खड़ा था। लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था जैसे धीरे धीरे कर कोई उससे सांसें छीनता जा रहा हो। पहली बार अपने सीने में दर्द का एहसास जो रहा था, उसके लिए पल पल का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा था। आईसीयू के बाहर चक्कर काट लगाकर 1 घंटा कैसे बिताया ये वही जानता था। करीब 1 घंटे इंतजार के बाद फाइनली इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुल गया। वहां से अपने असिस्टेंट डॉक्टर के साथ डॉक्टर अग्रवाल बाहर आए तो शौर्य सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर अग्रवाल, हाउ इज शी? वह ठीक है, सब ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? शौर्य ने एक साथ कई सवाल कर डाले। शौर्य को पैनिक होकर इतने सारे सवाल करते देख डॉक्टर अग्रवाल ने शौर्य के कंधे पर हाथ रख दिया। शी इज़ फाइन शौर्य, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, बट उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं। वह काफ़ी लंबे टाइम के डिप्रेशन का शिकार रही थी और अभी अभी रिकवर हुई है, तो उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, वरना इसकी हालत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया। वह शौर्य के सवालों का जवाब देकर जैसे ही उसकी तरफ रिपोर्ट बढ़ाने को हुआ, आभास ने अचानक से आकर उनके हाथों से वह रिपोर्ट ले ली। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि डॉक्टर अग्रवाल और शौर्य उसकी तरफ देखते रह गए। डॉक्टर अग्रवाल, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो भी डिस्कस करना है आप मुझसे कर सकते हैं। मिस्टर ठाकुर तो सिर्फ हेल्प करने आए थे, उनका पेशेंट से कोई रिलेशन नहीं है। आभास ने रिपोर्ट लेकर डॉक्टर अग्रवाल के कुछ कहने से पहले ही जवाब दे दिया। आभास का जवाब सुन डॉक्टर अग्रवाल हैरानी से शौर्य की तरफ देखने लग गए। उन्हें अपनी तरफ देखते देख शौर्य चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। शौर्य को चुप देख डॉक्टर अग्रवाल बेचारे सोच में पड़ गए, क्योंकि जहां तक उन्हें याद आ रहा था वह कुछ साल पहले ही एक पार्टी के दौरान अंबर से मिले थे। तब शौर्य ने अंबर को वाइफ कहकर ही इंट्रोड्यूस कराया था, मगर अभी आभास के मुंह से ये सुनकर कि वह दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, वह थोड़ा हैरान रह गए। ओह सॉरी डॉक्टर आभास, आई थॉट मिस्टर ठाकुर अंबर के हस्बैंड है। आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, मुझे पता नहीं था कि आप उनके हस्बैंड नहीं है, इट्स माई मिस्टेक। डॉक्टर अग्रवाल ने एम्बेरस होकर दोनों से माफी मांगते हुए बोले। आभास की बात सुन शौर्य गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली। उसे आभास को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो आभास कह रहा था वह कहीं ना कहीं सच था। उसके और अंबर के बीच अब कोई रिश्ता नहीं था, ना ही अंबर पर उसका कोई हक था। जो सारे हक थे वह तो खुद उसने अपने हाथों से खत्म कर दिए था, तो वह किस मुंह से आभास से सवाल करता। शौर्य को एक नज़र गुस्से से देख आभास डॉक्टर अग्रवाल के साथ रिपोर्ट डिस्कस करने लग गया। उसने शौर्य को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे उसके वहां होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। शौर्य किनारे पर खड़ा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसके कानों में अंबर के बारे में कहीं एक बात गूंज रही थी। अपनी वजह से अंबर की ऐसी हालत देखकर उसे तकलीफ हो रही थी, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वजह तो वह खुद था। ओके डॉक्टर अग्रवाल, मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगा। क्या अब मैं अंदर जाकर अंबर से मिल सकता हूँ? डॉक्टर अग्रवाल के साथ पूरी रिपोर्ट डिस्कस करने के बाद आभास ने सवाल किया। यस यू कैन, बट डॉक्टर आभास, पेशेंट को रेस्ट की नीड है, तो आप खुद भी एक डॉक्टर है, तो आप जानते हैं किस तरह पेशेंट का ख्याल रखना है, तो आप उनका अच्छे से ध्यान रखिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर अग्रवाल आभास को जवाब दिया और वह वहां से चले गए। डॉक्टर अग्रवाल जाते ही शौर्य और आभास के बीच एक अजीब सी टेंशन हो गई। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, मगर आभास बिना कुछ कहे शौर्य को घूरता हुआ आईसीयू के अंदर चला गया। उसे अंदर जाते देख शौर्य जोर से मुट्ठी बंद कर उसे देखता रह गया, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसके पास तो खुद भी हिम्मत नहीं थी कि वह अंबर का सामना कर सके। वह आभास से लड़ता भी तो फिर किस बात पर? शौर्य बेबस सा बाहर खड़े होकर शीशे से अंबर को देखता रहा। अपनी जगह पर किसी और को अंबर के साथ बैठे हुए देख उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये तकलीफ तो उसकी खुद से पैदा की थी, तो उसके पास बर्दाश्त करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर तक तो शौर्य ने वहां खड़े होकर बर्दाश्त किया, मगर आभास को अंबर की परवाह करते देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शौर्य को एक घुटन सी होने लग गई। वह वहां से सीधे हॉस्पिटल के टेरेस पर आकर खड़ा हो गया। तुम इस हालत में क्यों हो अंबर? और तुम जैसी लड़की इस हालत में कैसे पहुंच गई? तुम तो हर हालातों से लड़ना जानती थी, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसी हालत में पहुंच गई? जो भी है मैं जल्दी जान जाऊंगा अंबर, फिलहाल तुम बस ठीक हो जाओ, फिर मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल ही जाएंगे। शौर्य लंबी सांस लेकर खुद से सवाल करने लगा।
कुछ देर वह अपने ही सवाल जवाब में उलझा रहा पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। खुद के दिल में हो रही बेचैनी और घबराहट से वह इतना परेशान हो गया कि गाड़ी की चाबी लिए वहां से निकल गया। एपिसोड 27। अंबर आधी बेहोशी की हालत में फिर वही सपना देख रही थी। वह फिर से जेल के उसी बंद कमरे में खड़ी थी। उस दिन की तरह आज भी उसकी आंखों के सामने मीरा की लाश पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ वह खुद खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई मीरा और अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। देखते ही देखते किसी ने अचानक पीछे से उसकी गर्दन में कुछ चुभा दिया। उसे लगाते ही उसके गले से पूरी तरह आवाज आनी बंद हो गई। उसे सब कुछ दिख तो रहा था मगर वह अपने शरीर को हिला नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ पैर सब सुन्न पड़े थे। खुद को उस बेबस हालत को देख अंबर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह इस कदर बेबस हो रखी थी कि खुद के आंसू तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। वह बेबसी सी आधी बेहोशी की हालत में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार करे और मीरा और उसके होने वाले बच्चे को बचा ले, पर कुछ नहीं हुआ और उसकी ही आंखों के सामने मीरा ने दम तोड़ दिया है और वह कुछ नहीं कर पाई। मीरा की रुकती सांसों के साथ उसकी सारी यादें भी धुंधली होती चले गई। उसे बस इतना याद था कि आधी बेहोशी की हालत में किसी को बात करते हुए सुन रही थी। कोई फोन पर किसी से मीरा के जिंदा होने की बात कर रहा था। वह उसे कहीं ले जाने की बात कर रहा था और साथ ही साथ उसे मारने की बात कर रहा था। अंबर ने और सुनने की कोशिश की मगर सुन नहीं पाई। उसने बाहर आकर देखने की कोशिश की मगर उसकी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा गया। अंबर ने जब दोबारा आंख खोली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। वह बहुत बुरी हालत में थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने पुलिस से मीरा के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसे बस इतना बताया गया कि मीरा की मौत हो चुकी थी और उसकी बॉडी को जलाया जा चुका है और इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। वह 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में थी। अंबर को यकीन नहीं हो रहा था, ना ही उसे ये याद आ रहा था कि उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उस रात मीरा की मौत के बाद उसके साथ क्या किया गया था। जहां तक उसे याद था मीरा और वो जेल में थे और उसने उसकी आंखों के सामने उसने आखिरी सांस ली थी, पर उसके बीच में क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। अंबर ने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश की पर सिर पर जोर के दर्द के साथ उसकी आंखें खुल गई। अंबर को जैसे ही होश आया तो वह हड़बड़ाते मीरा दी चिल्लाते हुए उठ गई। मीरा दी जिंदा थी, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, आई हैव टू फाइंड हर। अंबर होश में आते ही खुद से बड़बड़ा उठी। होश में आते ही जैसे ही उठने को हुई किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंबर ने पलट कर देखा तो सामने आभास खड़ा था। आभास को वहां पर देखकर अंबर एकदम हैरान रह गई। अंबर, क्या कर रही हो तुम उठ क्यों रही हो? तुम्हारी हालत उठने की नहीं है। तुम तो शुक्र मनाओ तुम जिंदा हो। मुझे तो लगा था कहीं तुम्हें होश ही नहीं आएगा। थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। उसे उठते देख आभास उसे डांटते हुए बोला। आभास को वहां देख अंबर को कुछ समझ नहीं आया कि वहां चल क्या रहा है। उसने याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि आभास की गाड़ी से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और वह हॉस्पिटल में थी, मगर उसका एक्सीडेंट नॉर्मल था, मगर उसका एक्सीडेंट तो छोटा था। फिर वह आईसीयू में क्या कर रही थी उसे समझ नहीं आया। उसे ऐसे सोचता देख आभास ने उसे वापस से बेड पर बिठा दिया और उसे सारी बात एक्सप्लेन करते हुए जवाब दिया। रिलैक्स अंबर, तुम प्लीज बैठो पहले और इतना जोर मत डालो दिमाग में। दरअसल मेडिसिन देने की वजह से तुम इस हालत में हो। तुम्हें डॉक्टर ने पेनकिलर दिया था मगर उसमें ड्रग की मात्रा थी जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। खैर फिक्र की बात नहीं है, अब तुम ठीक हो, तुम आराम करो। मैं डॉक्टर सेन को एक बार तुम्हारा चेकअप करने के लिए बुला लाता हूँ, आभास अंबर का सिर सहलाते हुए कहा और वहां से बाहर निकल गया। आभास की बात से अंबर को याद आया उसके साथ शौर्य भी था, मगर होश में आने के बाद उसने उसे कहीं नहीं देखा। उसके वहां ना होने का सोचकर अंबर को अपने ही ख्यालों पर हंसी आ गई। वह चेहरे पर अजीब सी स्माइल लिए दरवाजे की ओर देखने लग गई। तुम उस शख्स से कैसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हो अंबर? ना उसे तुम्हारी फिक्र है ना परवाह। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ वह यहाँ नहीं है, अगर उसे पता चल जाता तो मैं उसके सामने अपना सच नहीं आने दे सकती कैसे भी करके। अंबर खुद से बुड़बुड़ाती हुई बेड से उठ गई। उसने नर्स से अपना फोन लिया और किसी का नंबर डायल कर वह बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तारांकन। उधर शौर्य हॉस्पिटल निकला तो वह बेचैनी से महसूस कर रहा था। खुद को परेशान देख उसने राजवीर और मनन को कॉल लगा दी और उन्हें अपनी पुरानी लोकेशन पर आने को कहकर वहां के लिए निकल गया। वह जैसे ही क्लब पहुंचा तो उनके प्राइवेट रूम में राजवीर और मनन पहले से ही मौजूद थे। राजवीर किसी लड़की के साथ बैठा हुआ उसके बालों के साथ खेल रहा था और मनन फोन पर गेम खेलने में लगा हुआ था। शौर्य को देख वह दोनों मुस्कुराते हुए उठकर उसकी तरफ आ गए। हमें आने को कहकर तुम कहाँ गायब थे शौर्य? मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं। शौर्य के गले लग मनन ने शिकायत करते हुए सवाल किया। मनन का सवाल सुन शौर्य सुना अनसुना कर चेयर पर जाकर बैठ गया।
शौर्य ने एक नज़र राजवीर पर डाली तो वह उसके गले लग वापस उस लड़की के साथ खेलने लग गया। उसे उस लड़की के साथ देख शौर्य ने अजीब सी नज़रों से घूरते हुए तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। राजवीर, बाहर का रास्ता दिखाओ इसे, वरना इस लड़की और तुम्हारी न्यूड तस्वीरें कल सुबह अखबार में होंगी। उन दोनों की हरकतों से इरिटेट होकर शौर्य ने उसे धमकी दे दी। मनन ने जैसे ही यह सुना उसकी हंसी छूट गई, मगर राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इशारे से उस लड़की को जाने को कहकर गुस्से से शौर्य की तरफ देखने लगा। तेरी प्रॉब्लम क्या? ना तो तू खुद लड़कियों के साथ रहता है ना हमें रहने देता है, क्या अपनी तरह हमें भी जिंदगी भर ऐसे ही रखने का इरादा है क्या? राजवीर ने शिकायत करते हुए कहा। राजवीर के साथ साथ मनन ने भी शुरू हो गया। उन दोनों की शिकायतें शुरू हो गई। वो दोनों बोले जा रहे थे और शौर्य एकटक विंडो से बाहर देख रहा था। उसे इस तरह बाहर की ओर देखते देख मनन ने राजवीर को चुप होने का इशारा कर दिया। उसे परेशान देख मनन ने सीरियस होकर शौर्य से सवाल पूछ लिया। शौर्य, क्या हुआ है? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? घर में सब ठीक है? दादू, आंटी, अंकल से कुछ बेहस हुई है क्या? शौर्य, यार वो तेरे डैड है, कुछ बोलते भी है तो सुन लिया करना, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, चल चिल कर। मनन को लगा छोटी सी बात है, इसीलिए उसने उसे एक पैग बनाकर पकड़ा दिया। शौर्य ने मनन के हाथ से पैग लेकर एक सांस में पी लिया। उसने जैसे ही गिलास टेबल पर रखा उसका फोन बज गया। शौर्य ने फोन देखा तो अनुज का था। उसकी कॉल देख शौर्य ने उसे अपने प्राइवेट रूम में आने को कह दिया। शौर्य का अजीब सा बिहेवियर ने राजवीर और मनन को भी हैरान कर दिया। उन्होंने कारण पूछा तो शौर्य ने बाद में बताने को कहकर टाल दिया। वह बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगा। आखिर उसके सारे सवालों के जवाब अनुज की उस फाइल में जो थे। कॉल करने के करीब 10 मिनट बाद अनुज उनके प्राइवेट रूम के बाहर था। उसने जैसे ही नॉक, शौर्य ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और बिना कुछ कहे सीधे उसके हाथ से फाइल ले ली। शौर्य ने जैसे ही वह फाइल खोलकर पहला पन्ना पढ़ा, उसे पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बड़ी होते चली गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह दूसरा पन्ना पलटे। शौर्य के हाथ से वह फाइल नीचे गिर गई और उस फाइल के साथ वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। एपिसोड 28। शौर्य के सामने फाइल के सारे पन्ने बिखरे पड़े थे। उन पन्नों में अंबर के साथ हुई हर एक चीज का हिसाब था। जेल से जाने से लेकर उसकी अधमरी हालत में बहुत सी फोटोज थी जमीन पर बिखरी। वह सारी तस्वीरें उस पर हुए गुनाहों का सबूत थी। उन तस्वीरों को देख शौर्य के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसके हाथ कांप गए। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा नजरें उठाकर उन तस्वीरों को देख सके। आज तक अंबर के साथ क्या हुआ, वह इस हालत में क्यों और कैसे थी, शौर्य को कोई आइडिया नहीं था। ना उसने कभी जानने की कोशिश की थी, मगर आज जब सच पता चला तो उसे अपने पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आ रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे अजीब सा एहसास हो रहा। उसके कानों में अंबर की कही बातें गूंज रही थी। शौर्य, दुआ करना तुम्हें कभी सच का ना पता ना चले, वरना जिस दिन तुम्हें सच का पता चलेगा तो खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे, ना ही खुद को कभी माफ कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करना कि तुम कभी सच तक पहुंच सको, वरना जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद अपने गुनाहों का बोझ लिए कभी सुकून से नहीं जी पाओगे। नमस्ते। वैसे सच कहूं तो मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम्हें सच पता चले, पर जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मुझे देखना कि सच्चाई जानने के बाद तुम अपने किए उन गुनाहों के बोझ तले कैसे जी पाते हो। और मैं जानती हूँ एक ना एक दिन सच सबके सामने आएगा, और यकीन मानो मुझे उस दिन का बेसब्री इंतजार है, जिस दिन तुम मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, पर तुम्हें उसकी माफी नहीं मिलेगी। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मेरी बात याद रखना। अंबर की कही बातें सोचकर शौर्य का चेहरा पीला पड़ गया, पर अगले ही सेकंड में उसके चेहरे पर वापस वही कोल्डनेस थी। वह डार्क एक्सप्रेशन ले लिए अनुज की ओर बढ़ गया। आई टोल्ड यू आई वांटेड इच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट हर। फिर इसमें उसकी सारी डिटेल्स क्यों नहीं है? ये तो जेल जाने के सिर्फ कुछ महीनों की फोटोज है, बाकी की डिटेल्स कहाँ है? शौर्य ने अनुज की ओर फोटोज फेंक दी। शौर्य को इतने गुस्से में देख अनुज एकदम हैरान रह गया। उसने आज से पहले कभी शौर्य को इस तरह गुस्सा करते नहीं देखा था। शौर्य को इतने गुस्से में अनुज ने मुश्किल से हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, आई एम सो सॉरी सर, मैंने पता करने की कोशिश की थी आपकी वाइफ आई मीन मिस अंबर के बारे में, पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता चला। जहाँ से भी हमने पता करने की कोशिश की, या तो वह आदमी गायब हो गया या फिर उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि पैसों का लालच देने के बाद भी कोई कुछ बताने को राजी नहीं है। सर, जेल के जेलर से लेकर वहां के हर एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि वो मिस दीवान को नहीं जानते। यहाँ तक कि अनुज बोलते बोलते रुक गया। उसने नजरें उठाकर शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य के चेहरे पर एक्सप्रेशन डार्क हो रखे थे। उसे गुस्से में देख अनुज की बोलती बंद हो गई। अनुज को आधी बात में रुकते देख शौर्य की निगाहें उसके चेहरे पर जाकर रुक गई। शौर्य को अपनी ओर मर्डर लुक लिए देते देख अनुज बेचारा एकदम से सकपका गया।
सर पता नहीं ये मेरा वहम है या कुछ और, पर इस सब में एक बात बहुत अजीब थी कि लोगों को सिर्फ मिस अंबर के बारे में नहीं पता जबकि औरों के बारे में उन्हें पता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मिस अंबर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो सच को बाहर नहीं आने देना चाहता। पर जो भी है, एक बात तो तय है कि उसकी पहुंच हमारी सोच से बहुत ज्यादा है, अनुज ने एक सांस में जवाब दिया। अनुज की बात सुन शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। उसने गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली। अंबर का किसी और के साथ होने का सोचकर ही उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। डैम इट, अंबर के बारे में सोचकर शौर्य बुरी तरह इरिटेट होकर चिल्ला गया। उसने गुस्से से हाथ में पकड़े पेपर्स मरोड़कर डस्टबिन में फेंके और गुस्से में अनुज के हाथ से चाबी लेकर बाहर की ओर निकल गया। अनुज बेचारा अभी भी शॉक में ही खड़ा था। पिछले 3 सालों में वह शौर्य को पहली बार किसी चीज को लेकर इस तरह से रिएक्ट करते हुए देख रहा था। शौर्य का इस तरह अपनी एक्स वाइफ को लेकर गुस्सा होना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऑफिस में हमेशा सबको यही कहते सुना था कि उसके बॉस अपनी एक्स वाइफ से बेहद नफरत करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उन्हें जेल भेज दिया था। पर अभी जो कुछ उसके सामने हुआ था वह सच उससे बिल्कुल अलग था। उल्टा अपने बॉस को अपनी एक्स वाइफ को लेकर परेशान होते देख अनुज हैरान था कि सच क्या है, उन लोगों की कही बातें या फिर जो अभी उसके सामने हो रहा था, क्योंकि अभी देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके बॉस को अपनी वाइफ से नफरत है। अनुज शौर्य का अंबर को लेकर बिहेवियर देखकर सच और झूठ में उलझा हुआ ही था कि बाहर से गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज से वह होश में ला दिया। उसने बाहर की तरफ देखा तो शौर्य को गाड़ी स्टार्ट करते देख वह शौर्य सर चिल्लाते हुए गेट की तरफ दौड़ गया, पर उसके रोकने से पहले ही शौर्य निकल गया। तारांकन, पिछले 2 घंटों के चेकअप के बाद मुश्किल से अंबर को आराम मिला था, वरना तो आभास ने उससे एक पल सांस नहीं लेने दिया। अंबर को सिर्फ हल्की सी चोट लगी थी, पर आभास ने उसके सारे टेस्ट करा डाले। आभास की जिद के आगे अंबर कुछ बोल ही नहीं पाए, यहाँ तक कि अंबर ने मना करना चाहा पर आभास ने उसका पीछा छोड़ा ही नहीं। वह साए की तरह वह उसके पीछे लगा रहा जब तक कि सारे टेस्ट नहीं हुए। मुश्किल से अंबर का सबसे पीछा छूटा तो वह गहरी सांस लेते हुए बेड पर आकर लेट गई। इतनी देर से वह एक्सरे और सारे टेस्ट कराते बुरी तरह थक गई थी, पर बावजूद इसके उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ सी आ गई। अंबर अपने ख्यालों में खोई हुई विंडो की ओर देखे जा रही थी। उसके दिमाग में उस सपने को लेकर बहुत से सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। पिछले 3 सालों से बहुत बार उसने इंसिडेंट याद करने की कोशिश की थी, पर अंबर को कभी याद नहीं आया। उल्टा उसका सिर दर्द होने लगता या बेहोश हो जाती। पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उस रात क्या हुआ उसे अच्छे याद नहीं था। लेकिन आज अचानक उस दिन हुए इंसिडेंट के फ्लैशबैक ने अंबर को बेचैन कर दिया। अंबर अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी। अचानक से आभास ने आकर जोर से उसके कान में चिल्ला दिया, हूँ। आभास के चिल्लाने की आवाज सुन अंबर अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए उठकर बैठ गई। अंबर, मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, कुछ तो रिएक्ट करोगी, पर तुम तो कमाल हो यार। एमी यार, झूठा ही सही, कम से कम डरने का नाटक तो कर देती, पर तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या चीज हो यार तुम? अंबर का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर आभास शाहरुख खान के अंदाज में शिकायत करते हुए उसके बगल में आकर बैठ गया। कहाँ तो वह बेचारा अपने सारे पेशेंट से निपटकर जैसे ही फ्री हुआ वह अंबर को देखने के लिए उसके रूम में आ गया, पर वहां आकर देखा तो अंबर उदास सी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे उदास देख उससे रहा नहीं गया, वह बिना शोर किए अंदर आ गया। आभास की मिमिक्री सुन अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसीलिए नहीं कि आभास की मिमिक्री अच्छी थी, पर उसकी शाहरुख खान कम शक्ति कपूर की आवाज सुनना चाहते हुए भी उसकी हंसी छूट गई। शायद से सालों बाद ऐसा हो रहा कि वह खुलकर हंस रही थी। अंबर को यूं खिलखिलाते हंसते देख आभास उसकी ओर देखता रह गया। सालों बाद वह अंबर को मुस्कुराते देख रहा था। अंबर की जिस मुस्कुराहट से उसे प्यार था, अंबर की उस हंसी को देखकर खुद ब खुद उसके हाथ अंबर के चेहरे की तरफ बढ़ गए। उसे कुछ पता ही नहीं चला, पर इससे पहले कि उसका हाथ अंबर के चेहरे को छूता अंबर की हंसी रुक गई। उसने एकदम से अपना चेहरा पीछे कर लिया जैसे किसी ने उसे कट लगा दिया हो। अंबर को ऐसे रिएक्ट करते देख आभास खुद भी डर गया। आई एम सो सॉरी, मैं वो, आभास कहते कहते चुप हो गया। उसे क्या कहूं समझ ही नहीं आया। आभास को इतना पैनिक होकर एक्सप्लेन करते देख अंबर ने इट्स ओके कहते हुए उसे रोक दिया। अंबर खुद भी अवाक हो गई। आभास का अचानक यूं टच करना अंबर के लिए भी अजीब था। हालांकि उसे पता था आभास के इंटेंशन गलत नहीं थे, पर फिर भी उसे सालों से किसी के करीब आने की आदत नहीं थी। शौर्य से शादी के बाद वह अपने किसी दोस्त से टच में नहीं थी सिवाय विराज के। विराज से भी पिछले 4 सालों में सिर्फ एक बार मिली थी, वो भी समर की वजह से, और उसे बात को भी पूरे 3 साल हो चुके थे। उनके बीच का माहौल अजीब हो गया। दोनों के बीच एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। ना अंबर ने कुछ कहा ना आभास बेचारा कुछ बोल पाया। दोनों के बीच अजीब सी अवाकवर्ड सिचुएशन बन गई।
उन दोनों की इस खामोशी का कोई और भी गवाह था। शौर्य सामने दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ा उन दोनों को देखे जा रहा था। उसकी डार्क नजरें आभास को खा जाने की नजरों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बस चलता तो वह आभास का अपनी नजरों से ही कत्ल कर देता। शौर्य ने दरवाजे की नॉब इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि उसकी हाथ की नशे भी साफ उभर आई। उसकी आंखों में खौलता हुआ खून देखकर कोई भी कह सकता था कि वह इस वक्त किस हालत में था। उन दोनों को यूं मुस्कुराते हुए बात करता देख शौर्य ने कुछ देर तक बर्दाश्त किया, पर जब नहीं हुआ तो उसने गुस्से से दरवाजे को धक्का दे दिया। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू गाइज, शौर्य ने गुस्से से धक्का देते हुए दरवाजा खोल दिया। अंबर और आभास ने जैसे ही शौर्य की आवाज सुनी तो दोनों एक साथ चौंक गए। दोनों की नजरें एक साथ सामने दरवाजे पर खड़े शौर्य की तरफ चले गई। शौर्य को अब भी वहां देखकर आभास हैरान रह गया और साथ ही साथ अंबर भी। उसे तो पता भी नहीं था कि शौर्य वहां पहले भी था। शौर्य को इतनी देर रात गए वहां देखकर कुछ देर के लिए तो अंबर भी सरप्राइज हो गई, पर उसने अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आने नहीं दिया। एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए एकदम से शांत हो गई। अंबर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देख शौर्य की रही सही पोलाइटनेस भी गायब हो गई। वह कुछ कहने को हुआ ही था कि अचानक आभास बीच में बोल उठा, मिस्टर ठाकुर आप और यहाँ वो भी इतनी रात गए? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्या इतनी रात गए यहाँ आना आपको ही अलाउ है? अगर ऐसा है तो आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। आभास की बात सुन शौर्य ने उसके सवाल पर टॉन्ट करते हुए उल्टा सवाल कर दिया। शौर्य का रुट जवाब अंबर की आंखें भी टेढ़ी हो गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। पर शौर्य की बात सुन आभास की हंसी छूट गई। शौर्य को गुस्से में देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसने उसके कमेंट के बदले ऑफेंड होने के बजाय मुस्कुरा उठा। यू आर राइट मिस्टर ठाकुर, आपको ये तो पता ही होगा कि किसी पेशेंट से मिलने की इजाज़त या तो फैमिली वालों को होती है या फिर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपके मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, फिर आप यहाँ? शौर्य को आभास पर टॉन्ट करते सुन अंबर ने उल्टा सवाल कर दिया। शौर्य ने जैसे ही अंबर की बात सुनी उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंबर के उस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंबर के सवाल ने उसे एकदम स्पीचलेस कर दिया। वह खुद को डिफेंड करता या नहीं करता उससे पहले ही आभास उन दोनों के बीच बोल पड़ा। वो दोनों एक दूसरे को कोल्ड लुक दिए जा रहे थे। उन दोनों के बीच टेंस सिचुएशन देखकर आभास से रहा नहीं गया। मिस्टर ठाकुर अब आप एमी से मिलने यहाँ तक आ ही गए हैं तो मिलकर जाए। मैं तो बस एमी को देखने आया, मुझे और पेशेंट को भी देखने जाना है, तब तक आप दोनों बात कीजिए। एमी तुम मिस्टर ठाकुर से बातें करो और फिर टाइम से सो भी जाना, और रात में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। गुड नाइट। आभास अंबर के सिर पर हाथ फेरकर उसे गुड नाइट कहते हुए वहां से चला गया। एपिसोड 29। आभास जैसे ही कमरे से बाहर निकला कमरा अंबर और शौर्य के बीच फिर वही खामोशी थी। रूम जैसे एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया। शौर्य को वहां देखकर अंबर को इरिटेशन हो रही थी और वह उसके चेहरे पर साफ झलक भी रही थी, और शौर्य अंबर के फेस पर अपने लिए ऐसे एक्सप्रेस देख कोल्ड लुक लिए उसे घूरे जा रहा था। कुछ देर तक तो अंबर ने बर्दाश्त किया, पर जब नहीं हुआ तो वह खुद ही बोल उठी, मिस्टर ठाकुर अगर आप यहाँ मुझे ये लुक देने आए तो अब आप जा सकते हैं। इतनी देर से आप मुझे बहुत घूर चुके हैं, अब आप प्लीज अपने घर जाइए और मुझे भी आराम करने दीजिए। आफ्टर ऑल मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे आराम करना है। अंबर एक एक शब्द चबाते हुए बोली। अंबर की बात सुन शौर्य एक मुंह से कुछ नहीं निकला। वह अंबर को इतनी कोल्ड टोन में बात करते देख डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने हमेशा से अंबर को मुस्कुराते हुए प्यार से बात करते हुए सुना था। उसे उसका यूं कोल्ड रिस्पॉन्स देना चुभ रहा था। उसे अंदर ही अंदर अजीब लग रहा था, पर कर भी क्या सकता था जब खुद ही उसने वजह दी थी। क्या तुम ठीक हो? काफी देर बाद शौर्य ने गहरी सांस लेकर सवाल किया। शौर्य के मुंह से सवाल सुन अंबर की नजरें खुद ब खुद शौर्य की ओर चले गई। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर वह हैरानी से उसकी ओर देखने लग गई, जैसे पता नहीं क्या सुन लिया। अंबर का कोल्ड लुक सहना शौर्य के लिए फिर भी ठीक था, पर उसके हाल चाल पूछने पर उसका यूं हैरानी से देखना उसे तकलीफ दे रहा। उसकी नज़रों में कुछ था जो उससे सवाल कर रहा था कि वो कहाँ था जब वो जेल में थी, वो कहाँ था जब वो तकलीफ में थी। अंबर की वो सवालिया आंखें बिना कहे भी बहुत से सवाल पूछ रही थी जिनका जवाब उसके पास नहीं था। अंबर की हैरानगी से भरी नजरें शौर्य को अंदर तक चीर ले गई। अंबर, शौर्य ने कुछ कहना चाहा पर अंबर की आवाज ने उसे रोक दिया। आई एम फाइन मिस्टर ठाकुर, मैं ठीक हूँ। ये तो बस मामूली सी चोटें हैं। जिसने हर दिन मौत के साथ जिया हो वो इस तरह छोटी सी चोटों पर डरा नहीं करते, इसीलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए। शौर्य का सवाल सुन अंबर के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। खुद जख्म देने वाले इंसान को ये सवाल करते देख उसे हैरानी हो रही थी। शौर्य ने अंबर की बात सुनी तो उसका पहले से कोल्ड चेहरा और कोल्ड हो गया। वह स्पीचलेस खड़ा अपनी आंखों में खालीपन लिए अंबर की तरफ देखता रह गया। अंबर, डॉक्टर सेन कहा कि ड्रग्स की वजह से तुम इस हालत में हो, तुम्हें मेडिसिन से प्रॉब्लम है।
जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं था, फिर ये सब कैसे क्या हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हें ये सब। एक लंबी खामोशी के बाद शौर्य ने फिर सवाल किया। शौर्य के एक और सवाल ने अंबर के रहे सहे पेशेंस भी खत्म कर दिए। वह कब से खुद को संभाले हुए थी, पर शौर्य को बार बार अपनी दुखती रग पर हाथ रखते देख बिफर उठी। हाउ कुड ही आस्क मी सच क्वेश्चन, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ। अंबर खुद से ही बड़बड़ा उठी। अंबर के पास कहने को कुछ नहीं था। जिस हॉटलेश इंसान ने उसे दर्द दिया था, आज उसे ही दर्द की वजह पूछते देख अंबर को उससे नफरत हो रही थी। उसे शौर्य का वहां होना परेशान कर रहा था। उसका बस चलता तो वह धक्के मार का बाहर कर देती, पर इतनी रात गए तमाशा ना करने का सोचकर वह चुप हो गई। अंबर को अपने सवाल के जवाब में बदले खामोश देखकर शौर्य वापस से उसकी ओर देखने लग गया, जैसे कि बिना जवाब दिए वह वहां से जाने वाला ना हो। ये सब से आपका मतलब ड्रग्स से है, राइट। इग्नोर करने के बावजूद भी शौर्य को बार बार अपनी ओर देखते देख अंबर ने ना चाहते हुए भी जवाब दिया, और शौर्य के कुछ जवाब देने से पहले खुद ही दूसरा सवाल कर दिया। वैसे एक बात बताइए कि मेरी इन सब चीज़ों से आपका क्या लेना देना है? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? You don't have to worry about me, so for God's sake please cut this bullshit drama and get out of here। अंबर खुद को कंट्रोल करने के बावजूद भी चिल्ला उठी। अंबर के जवाब से शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वह चिल्लाने वाला था, पर पता नहीं कैसे उसने खुद को रोक दिया और गुस्से से मुट्ठी भींचे गुस्से से अंबर की ओर देखते हुए वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अंबर ने आंखें बंद कर ली। शौर्य का यहाँ होना उसके लिए आज भी तकलीफ से भरा था। भले ही उसने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, पर उसके आने से सारी बुरी यादें उसे फिर से याद आ गई। अंबर के चेहरे पर दर्द की लकीर उभर कर गई। वह मुश्किल से अपने जज्बात काबू कर बाहर देखती हुई लेट गई। तारांकन हॉस्पिटल से निकलकर शौर्य गुस्से से गाड़ी में आकर बैठ गया। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ था उससे शौर्य का गुस्सा सातवें आसमान में था। उसे पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। शौर्य फुल स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ निकल गया और सीधे ठाकुर्स विला के बाहर जाकर रुका। शौर्य ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो खुद को अपने घर के बाहर देखकर हैरान रह गया। वह द हेल मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अपार्टमेंट में जाना था। अपने आप को घर के बाहर देख खुद से बड़बड़ा उठा। शौर्य खुद से ही बात करता हुआ गाड़ी मोड़ने को ही हुआ कि गेट कीपर ने साहब कहते हुए गेट खोल दिया और उसे सैल्यूट करता हुआ वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य का मन रुकने का नहीं था, पर पता नहीं उसने क्या सोचा। वह गाड़ी से उतर गया और गेट कीपर को गाड़ी की चाबी पकड़ाकर सीधे अंदर चला गया। वह क्यों रुका उसे भी नहीं पता था, पर वह खुद को रोक ही नहीं पाया। उसके कदम खुद ब खुद अंदर की ओर बढ़ गए। इतने वक्त बाद फिर से घर में आकर एक सुकून सा मिल रहा था, पर उस सुकून के साथ कई यादें भी जुड़ी थी जो वहां कदम रखते ही उसके जहन में चलने लगी। पूरा घर अंबर की यादों से घिरा था। वहां रखी हर चीज में उसके होने का एहसास था। अंबर की उन यादों में एहसासों में शौर्य एक बार फिर बुरी तरह उलझ कर रह गया। उसके दिमाग में उसके यहाँ आने से लेकर अब तक की सारी बातें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। शौर्य अपने पर्स में रखी अंबर की छोटी सी फोटो लेकर बैठ गया, जिसे उनसे ये कहकर अपने पर्स में रखा हुआ था कि वह उसे अंबर से उसकी नफरत को याद दिलाने के लिए थी, ताकि वह कभी भूले ना। हालांकि नफरत था या कुछ और वह खुद भी नहीं जानता था। एक बार फिर उसके जहन में यहाँ आने से लेकर अब तक की बातें किसी मूवी की तरह घूमने लगी। शौर्य अंबर की फोटो लिए खुद से बोल उठा, फकिंग डैम 3 इयर्स पूरे 3 अंबर। मुझे ऐसा लगा था इन 3 सालों में मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, पर जैसे ही मुंबई पर कदम रखा लगा ऐसा लगा जैसे ही एक झटके में सारी यादें फिर वापस आ गई। यहाँ कदम रखते ही मेरे जहन में यही ख्याल आया कि तुम कहाँ होगी अंबर दीवान। अपने इस ख्याल से मैं खुद भी शॉक हो गया। पता नहीं क्यों, पर इस शहर में कदम रखते ही मैं खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पाया। पूरा मुंबई शहर अब भी वैसा ही है जैसा छोड़कर गया अजा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदला ही ना हो। ये शहर, यहाँ की हवा सब वही है, पर फिर भी यहाँ आते ही एक खालीपन सा महसूस हो उठा और एक डर भी कि फिर से तुमसे कहीं मेरा सामना ना हो अंबर। अपने इस ख्याल से मैं खुद से सवाल कर बैठा, डैम, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े शहर में मैं वापस उससे टकरा जाऊँ। पता नहीं वह कहाँ किस हाल में होगी। शायद उसके पापा ने उसकी बेल करवा दी होगी। ओ शौर्य, क्या सोच रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने से आप उलझ पड़ा, पर पता नहीं क्यों नहीं मुझे बेचैनी सी हो उठी। मैं एयरपोर्ट से होटल पहुंचा तो होटल पूरा सजा हुआ था। वहां मेरे और कियारा की एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा हॉल में शोर हो रहा था। मैं उसे इग्नोर कर कमरे में जा ही रहा था कि उस शोर के बीच में से आती एक आवाज़ ने मुझे रोक दिया। एकदम से मेरी धड़कनें तेज हो गई। मुझे खुद भी नहीं पता कब मेरे पैर खुद ब खुद हॉल की तरफ बढ़ गए। मैंने अपने साथ खड़े होटल स्टाफ को अपना लगेज पकड़ाया और मैं हॉल की तरफ आ गया।
मैं जैसे ही हॉल में पहुंचा तो वहां सामने हॉल के बीचों बीच होटल स्टाफ के कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। राजवीर ने पता नहीं उससे क्या कहा, उसने गुस्से में अपनी ड्रेस से बैच निकाल कर टेबल पर रख दिया और वह गुस्से से वहां से बाहर की ओर दौड़ गई। वह जैसे ही मेरे पास से होकर गुजरी मैं शॉक रह गया। वह जाना पहचाना एहसास था, उस एहसास को मैं कभी नहीं भूल सकता। अंबर, मैं खुद से बड़बड़ा उठा। अपने इस ख्याल से मैं खुद भी शॉक था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बिना सोचे समझे उसके पीछे चला गया। मैं जैसे बाहर पहुंचा तुम लॉन में खड़ी थी। तुम्हें देखकर मैंने आवाज दे दी, अंबर दीवान। मेरी आवाज पर तुम रुक गई। तुम्हें रुकता देख मुझे यकीन हो गया कि वह तुम हो अंबर, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। फिर भी खुद को यकीन दिलाने के लिए मैंने सवाल कर दिया, क्या मैं आपको जानता हूँ? मैंने अनजान बनते हुए तुमसे सवाल किया। मेरे सवाल पर तुम पलट गई। तुमने जैसे ही मुड़कर मेरी ओर देखा मेरी धड़कनें थम गई, मेरी आंखें बंद तुम्हारे चेहरे पर थम गई। तुम्हारी वो आंखें हुबहू वैसी ही थी, पर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रंग कहीं से भी वैसा नहीं था। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि शायद तुम नहीं वो, पर फिर भी कुछ तो अजीब था। जिस तरह तुमने मेरी ओर देखा तो वह अजीब था। तुम्हारी आंखों में एक इंडिफरेंस था, ऐसे जैसे तुम मुझे जानती ही ना हो। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने काफी देर बाद तुमसे दोबारा सवाल किया। मेरे सवाल पर तुमने मेरी ओर अजीब से देखा और जी नहीं कहकर वहां से चले गई। तुमने जिस तरह मेरी ओर देखा उसकी आंखों में नफरत में साफ देख सकता था। उसे अपनी ओर नफरत से देखते देख मैं लड़खड़ा गया। मैं एकदम डिनायल स्टेट में था, पता नहीं, पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। नो वे, ये अंबर नहीं हो सकती। मैं खुद से बड़बड़ा उठा। मैं तुम्हें जाते देखता रह गया जब तक कि तुम मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। तुम्हारे जाने के बहुत देर बाद जाकर मैं अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गया। मैं जैसे ही मुड़ा कुछ चीज़ मेरे पैरों से टकरा गई। मैंने ज़मीन से उठाकर देखा तो वह एक पेंडेंट था। उस पेंडेंट को देख मैं और भी ज़्यादा शॉक रह गया। अंबर, वो तुम्हारा पेंडेंट था जो मैंने खुद तुम्हें दिया था। मेरा पहला और आखिरी तोहफा था जो मैंने दिया था, फिर भूलने का सवाल ही नहीं था। मैं उसे पहचानने में कभी भूल कर ही नहीं सकता था, लेकिन अगर वो तुम थी तो क्यों तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया? ये बार मुझे चुभ रही थी। एक बार फिर तुम्हें अपने जज्बातों के साथ खेलते देख मैं गुस्से से चिल्ला उठा, फकिंग डैम 3 years अंबर, फॉर द होल 3 years आई हैव बीन ट्राइंग टू फॉरगेट यू बट स्टिल व्हाई डिड यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी? व्हाई? पूरे 3 साल लगे थे डैम इट मुझे संभालने में, पर तुमने एक झटके में आकर सब खत्म कर दिया। पिछले 3 सालों से हर रात मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पाया था। तुमने ना होकर भी मेरी जिंदगी आजाब बना दी। मुझे लगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर तुम फिर लौट आए। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए, तुम्हें फिर से मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। जब भी तुम मेरे सामने आती हो मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे नफरत होती है तुमसे, मन करता है तुम्हें जान से मार दूं। मैं गुस्से में चीजें फेंकते हुए चिल्ला उठा। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने कमरे की सारी चीजें बिखेर थी। काफी देर बाद जाकर मैं थोड़ा शांत हुआ, पर मेरा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम्हें तुम्हारे बोले झूठ की सजा देने का सोचकर मैंने अनुज को कॉल लगा दी। मेरे कॉल के 10 मिनट बाद ही अनुज का मुझे कॉल आ गया। इसने बताया कि वह तुम जॉब छोड़कर जा चुकी हो। तुम्हारे जॉब छोड़कर जाने का सुनकर मैंने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया और होटल के मैनेजर का नंबर डायल कर दिया। मैंने उसे तुम्हें वापस जॉब पर रखने को कह दिया। अगले दिन मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैंने बार बार होटल में कॉल कर पता किया, पर पता चला कोई तुम्हें नहीं जानता, सब तुम्हें यहाँ मीरा के नाम से जानते हैं। तुम क्या गेम खेलने की कोशिश कर रही थी? मैं समझ नहीं पा रहा था अंबर, पर जो भी हूँ मैं तुम्हें यूँ आसानी से ये खेल खेलने नहीं दूंगा। तुम्हें ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना है तो यही सही, देखता हूँ कब तक खेलती हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं अंबर। जो दर्द तुमने दिया है तुम्हें उसका हिसाब तो देना ही होगा। मैं चिल्लाता हुआ तैयार होने चल दिया। मेरी और कियारा की एंगेजमेंट थी, पर मेरे जहन में तुम चल रही थी। अपने इस ख्याल से मुझे खुद नफरत हो रही थी, पर मैं तुम्हें जीतने देने वाला नहीं था। मैं जानता था तुम फिर मुझे परेशान करने आई थी। तुम चाहती थी मैं खुश ना रहूं, पर अंबर देखना, मैं कियारा से शादी कर खुश रहूंगा। तुम भले ही कितनी कोशिश कर लो, मैं ये सगाई करके रहूंगा। मैं खुद से बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में इंतजार कर रहा था कि मॉम आ गई। मुझे यूं तैयार होता देख मॉम फिर इमोशनल हो गई। वह मेरी और कियारा की एंगेजमेंट को लेकर खुश थी, उनके साथ साथ बाकी सारे घरवाले भी, मगर मैं नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कियारा और मैं एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, और यह भी कि वह एक अच्छी बहू बनेगी, पर अच्छी लाइफ पार्टनर, इसका जवाब मैं नहीं जानता। यही सवाल मुझसे महक ने भी किया था, पर मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। एपिसोड 30। मुझे मेरे ख्यालों में उलझा देख मॉम ने मुझे वर्तमान में ला दिया। मैं उनका हाथ पकड़े नीचे हॉल की तरफ चला गया। मैं नीचे हॉल में आया, पर मेरी नज़रें फिर तुम्हें ढूंढ रही थी, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं था। तुम्हें वहां ना देखकर मैंने मैनेजर वर्मा को आवाज़ दे दी।
उनके कहने पर कुछ ही देर में तुम मेरे सामने थी। जैसे ही तुम आई तो मैंने जानबूझकर अपने हाथ से रिंग नीचे गिरा दी। मैं देखना चाहता था कि मुझे कियारा के साथ एंगेजमेंट करते देख तुम्हें कैसे लगता है। पर मैंने जैसे ही रिंग गिराई मॉम उसे ढूंढने लगी। मैंने मॉम को रोककर तुम्हें ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। मेरे ऑर्डर देने पर भी तुम चुप रही और रिंग ढूंढने लग गई। मुझे लगा था तुम आनाकानी करोगी पर तुम शांत थी। उसे ऐसे चुप देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता था तुम रिएक्ट करो अंबर, तुम्हारी आंखों में मैं तकलीफ देखना चाहता था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें इस तरह अनजान की तरह अपनी ओर देखते देख मैं सिहर उठा। मुझे घुटन सी हो रही थी। उस पल मैं खुद भी उस सगाई से उठकर चले जाना चाहता था पर इससे पहले कि मैं जानता मॉम ने अपने हाथों से रिंग निकाल कर मेरे हाथ में रख दी। मैंने ना चाहते हुए भी मॉम के हाथों से वह रिंग लेकर कियारा को पहना दी। इस पूरे दौरान मेरी नज़रें तुम्हारे चेहरे पर थी। जितना मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था पर तुम्हारे चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, ऐसे जैसे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अंबर जो रात रात भर मेरा इंतजार करती, सिर्फ मुझसे एक बार बात करने के लिए हजारों बार कॉल करती, वह आज इतना बदल गई थी कि उसे मेरे किसी और के साथ सगाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं खुद से ही सवाल कर बैठा। तुम्हारे वो अनजान एक्सप्रेशन मुझे तकलीफ दे रहे थे। मेरे लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। मैं जैसे ही अपने कमरे की ओर जा रहा था मुझे फिर तुम दिख गई। तुम वॉशरूम की तरफ जा रही थी। तुम्हें जाता देख मैं गुस्से से पीछे चला आया। अंबर दीवान, तुम बहादुर बनने का नाटक कर रही हो ना, ये सोचकर कि तुम ये दिखाओगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं मान जाऊंगा। तुम ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हारी ओर देखूं। तुम आज भी नहीं बदली। तुम आज भी वही घमंडी और सेल्फिश लड़की हो। मानवी को मारकर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। तुम खुश हो। तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता कि जिस इंसान ने तुम्हें अपना दोस्त माना तुमने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। मैं गुस्से से तुम पर चिल्ला उठा। उस पल मैं क्या कह रहा था मैं नहीं जानता था, पर मेरे अंदर जो गुस्सा था सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। मेरे बुरी तरह झकझोरने से तुमने खुद को आज़ाद कर लिया और मुझे गुस्से से घूरने लगी। पर उसके बाद तुमने जो कहा उसने मेरा सारा अस्तित्व हिला कर रख दिया। तुमने कहा अंबर तुम्हें अफसोस है, पर मानवी का नहीं बल्कि मुझसे प्यार करने का। तुमने कहा कि वह अफसोस तुम्हें उम्र भर रहेगा। तुम्हारे कहे वो लफ्ज़, वो आंखें मुझे एक बार फिर अंदर तक झकझोर कर चली गई। तुम्हें जाते देख मैं बस खुद से ही चिल्लाता रह गया। मुझे नफरत है तुम्हारी इन आंखों से अंबर दीवान, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत है तुम्हारी इन आंखों से। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरे जहन में बार बार तुम्हारी कई बातें घूम रही थी। मैं इतना परेशान हो गया कि मैं तुमसे बात करने का सोचकर स्टाफ के पर्सनल रूम्स की ओर चला गया, पर वहां जाकर पता चला तुम वहां नहीं थी। तुम्हें वहां ना देखकर मैं परेशान हो गया। कहाँ हो अंबर, कहाँ हो तुम? मैं सवाल करता हुआ बाहर आ गया। पूरी रात मैं अपने कमरे में चक्कर काटता रहा। सुबह होने को आई तो मैं होटल के बाहर जॉगिंग करने लगा। मैं जैसे ही दौड़कर वापस होटल आया तो तुम किसी की गाड़ी से उतर रही थी। तुम्हें यूं हंस हंस कर किसी से बातें करते देख मेरा खून खौल उठा। मुझे रात भर परेशान कर तुम किसी और के साथ थी, इस ख्याल से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं गुस्से से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही तुमने मुझे देखा तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारे उस उड़े हुए रंग को देखकर मेरा मुझे यकीन हो गया कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है। इसलिए गुस्से में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़े दीवार से सटा दिया। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करती हो और यहाँ अयासी करते फिर रही हो। कियारा सही कहती है तुम्हारे बारे में अंबर, तुम सचमुच में एक घटिया औरत है, पर इतना नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। मैं जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्ला गया। मुझे चिल्लाता देख तुमने नजरें फेर ली और बिना कुछ कहे मेरे हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर अंदर जाने लग गई। तुम्हारी उस हरकत से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं चाहता था तुम अपनी सफाई दो और कह दो कि तुम किसी लड़के साथ नहीं थी, पर तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे अपने आपे से बाहर कर दिया। मैं फिर तुम पर चिल्ला गया। अंबर दीवान, तुम यहाँ मेरी और कियारा की सगाई तोड़ने आए हो ना, पर ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं गुस्से में तुम्हारे एकदम करीब आ गया। मैं एकदम पास खड़ा था। तुम्हारी खूबशू मैं महसूस कर पा रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मैं सब कुछ भूल गया। मेरे हाथ खुद ब खुद तुम्हारे चेहरे पर जाकर रुक गए। मैंने जैसे ही तुम्हारे बालों को पीछे किया तुम्हारे माथे पर बड़े से चोट के निशान देखकर मैं हैरान रह गया। वह निशान पहले नहीं था। तुम्हारे माथे पर इतना बड़ा निशान देखकर पता नहीं क्यों पर मैं पैनिक हो गया। अंबर, ये निशान कैसा? तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने एकदम से सवाल पूछा, मगर मेरे सवाल पर तुम गुस्सा हो गई। तुम गुस्से से मेरी तरफ देखने लग गई जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया हो। थैंक्स टू यू मिस्टर ठाकुर, मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ हुआ वह सब आपकी मेहरबानी है। तुमने ना चाहते हुए भी मुझे जवाब दिया और पलट गई।
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे इस सवाल पर मैं उल्टा हैरान रह गया। मेरे सवाल पर तुम पलटी नहीं, पर जो कहा उससे सुन मैं जम सा गया। शौर्य, दुआ करना तुम्हें कभी सच पता ना चले, वरना कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। ये कहकर तुम वहां से चली गई। तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद में उलझ कर रह गया। मैंने गहरी सांस लेकर अनुज को उसके बारे में पता करने को कह दिया। मैं अनुज को काम पर लगाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने अपने रूम में चला गया है। मैं जैसे ही तैयार हुआ मुझे मेरे एक क्लाइंट की कॉल आ गई। उससे मीटिंग में इतना उलझा के पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया। घड़ी पर टाइम देखकर मैं जल्दी से अपना बैग लिए कमरे से बाहर आ गया। मैं जैसे ही लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर पहुंचा तो वहां शोर हो रहा था। मैंने उस तरफ देखा तो तुम और कियारा वहां खड़ी थी। कियारा अपने गालों पर हाथ लगाए खड़ी थी। उसका पूरा गाल लाल हो रखा था। कियारा को इस हालत में देख मैं कियारा कहता हुआ उसकी तरफ चला आया। मुझे देखते ही कियारा मेरे गले लगकर रोने लग गई। उसे ऐसे रोता देख मैंने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, पर तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तुम्हें इस तरह इग्नोर कर जाते देख मैंने तुम्हें छोड़कर जाने की धमकी दे दी, पर मुझे क्या पता था कि तुम सचमुच चले जाओगी। बात सिर्फ इतनी थी कि तुम्हें जिद करता देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम हमेशा से ऐसी ही थी, हमेशा से उसे अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिखता था। आज तो हद ही थी कि तुमने सबके सामने कियारा को थप्पड़ मार दिया। तुम ऐसे कैसे कियारा को थप्पड़ मार सकती थी? कियारा मेरी फियोसे थी, उसकी इज्जत मुझसे जुड़ी है। मैं ऐसे तुम्हें सबके सामने यूं उसे इंसल्ट करते हुए नहीं देख सकता था। और बात भी सिर्फ इतनी ही तो थी कि तुम्हें बस माफ़ी मांगनी थी। मैं तुम्हें होटल से नहीं निकाल रहा था। मेरी बात का तुमने उल्टा ही मतलब निकाल लिया और मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर बिना कुछ कहे सीधे होटल से बाहर चले गई। तुम्हें यूं जिद करते देख मैं गुस्से से उसके पीछे पीछे चला आया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर रोकने के बजाय हमारी बहस हो गई। तुम गुस्से से होटल से बाहर निकल गई। मैं बस उसे जाते हुए देखता रह गया, जब तक कि वह मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। तुम एक बार फिर मुझसे दूर जा रही थी और तुम्हारे इस तरह जाने से मेरा दिल बैठने लगा। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं पागलों की तरफ होटल से बाहर की तरफ दौड़ गया। मैं जैसे ही गेट से बाहर आया तुम सड़क के उस पर खड़ी थी। मेरी आवाज़ पर तुम पलट गई, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती सामने तेजी से आ रही गाड़ी ने एक पल में तुम्हें टक्कर मार दी। तुम्हें जमीन पर पड़ा देख एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई। मैं पागलों की तरह चिल्लाता हुआ तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ा, पर मेरे वहां पहुंचने से पहले वह गाड़ी वाला गाड़ी से बाहर आकर तुम्हारी तरफ आ गया। मैं जब तक वहां पहुंचा वह लड़का तुम्हें गले लगे हुए था। उसने तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में लिए हुए था। उसे तुम्हारे करीब देख मेरा खून खौल उठा। एक पल के लिए मैं भूल गया कि तुम्हें चोट लगी है। मैंने गुस्से से तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया। मेरी इस हरकत से तुम्हारे चेहरे पर इरिटेटेड रिएक्शन थे, पर मुझे परवाह नहीं थी कि वह कैसा फील कर रही। मैं बस परेशान था। मैंने तुम्हें संभालते हुए एक नज़र उस लड़के की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। वह आदमी, उसे मैं जानता था। वह मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा था और काफ़ी फेमस सर्जन भी। पर आभास मल्होत्रा का तुमसे क्या रिश्ता था मैं समझ नहीं पा रहा था, पर उसके रिएक्शन देख साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हो और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं जेलस फील कर रहा था। जेलसी के मारे कसकर तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में ले लिया, जैसे कि मुझे छोड़ना ही नहीं था। पर मुझे अपने इतने करीब देखकर तुमने मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुझसे एकदम दूर हट गई। मैंने तुम्हें को रोकना चाहा, पर फिर से वह डॉक्टर हमारे बीच में आ गया। मेरे हाथों से तुम्हारा हाथ पकड़कर उसने तुम्हें गाड़ी में बिठा दिया। तुम्हें इसकी गाड़ी में बैठते देख मैं भी तुम्हारे साथ आकर बैठ गया। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उस डॉक्टर ने पहले से ही सब कुछ अरेंज किया हुआ था, यहाँ तक कि मुझे कुछ करने का मौका तक नहीं दिया। हमेशा से आगे रहने वाला मैं आज पीछे खड़ा था। मैं बस बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद जाकर डॉक्टर सारे टेस्ट की रिपोर्ट लिए बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि घबराने की बात नहीं है, तुम्हें बस कुछ चोटें लगी थी। डॉक्टर की बात सुन मुझे सांस में सांस आई, पर मैं अब भी परेशान था। जब तक मैं खुद से तुम्हें नहीं देख लेने वाला था तब तक मुझे सुकून नहीं आने वाला था। मुझे यूं परेशान बाहर चक्कर लगाता देख डॉक्टर मुझे अंदर लेकर चले गए। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा तो तुम्हें उस हालत में देखकर मैं परेशान हो गया। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे अजीब सा हो रहा था। मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं, पर फिर भी मैं तुम्हारे पास जाकर बैठ गया। मैंने मुश्किल से नजरें उठाकर तुम्हारी ओर देखा तो तुम्हारा पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तुम लंबी लंबी सांसें लिए जा रही थी। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं एकदम से पैनिक हो गया। मैंने बाहर खड़े डॉक्टर को आवाज़ दे दी। मेरे आवाज़ देने पर डॉक्टर अंदर आए तो वह भी तुम्हें इस हालत में देखकर शॉक रह गए। तुम्हारी रिस्ट चेक कर उनके चेहरे पर सिकन आ गई।
उनके चेहरे पर सिकन देख मैंने और उस डॉक्टर ने एक साथ सवाल किया, पर वह मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम्हें अंदर लेकर चले गए। तुम्हें उस हालत में देख मैं सब भूल गया, अपना बदला, अपनी नफरत, सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तुम्हें उस हालत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। उस एक लम्हे में मुझे सब जाता हुआ अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। मैं 4 साल पहले ठीक इसी आईसीयू के बाहर खड़े होकर मानवी का इंतजार किया था, उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा था, और आज तुम्हें भी उस हालत में देखकर मैं अंदर तक डर गया था। ऐसा लगा जैसे इस पल मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता हो। तुम्हें खोने का ख्याल मुझे परेशान कर रहा है, मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पूरे 10 घंटे तुम अपनी मौत और जिंदगी से लड़ रही थी अंबर, और मैं बाहर खड़े होकर एक अलग ही कसमकश से लड़ रहा था। पर उस दिन आभास मल्होत्रा ने जो कुछ मुझे कहा था उसने मुझे झकझोर दिया था। मैं नहीं जानता तुम इस हालत में क्यों थी, कैसे थी, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं। मुंबई से जाने के बाद मैंने कभी तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश नहीं करता भी, कैसे, जब मैं खुद तुम्हारी यादों से, तुम्हारे ख्यालों से भागकर चला गया था। पिछले 3 सालों से हर पल में तुम्हें भुलाने में लगा हुआ था। तुमने मुझे जो जख्म दिए थे वो भुलाने की कोशिश था। मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ किस हालत में थी, सच पूछो तो मैं जानना भी नहीं चाहता था, पर आभास मल्होत्रा के सवालों ने मुझे जानने पर मजबूर कर दिया। मैं अनुज को सब कुछ पता करने को कहकर वहाँ से निकल गया। मैं अपने दोस्तों के साथ था जब अनुज की मुझे कॉल आई। उसने जैसे ही बताया कि वह सारी डिटेल्स लेकर आने वाला है, मैं बेसब्री से इंतजार करने लगा। मेरी कॉल के कुछ देर बाद अनुज आ गया। उसने जैसे ही मुझे फाइल पकड़ाई उसे पढ़कर मैं शॉक रह गया। उस फाइल में बहुत कुछ नहीं था, पर जितना भी था उसे जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी हो गया था कि मेरे पीछे तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सब मेरे लिए एक मिस्ट्री सी बनती जा रही थी। ऐसा क्या था जो मैं नहीं जानता था? ऐसे बहुत से सवालों में जाकर मैं उलझ गया, पर जवाब कहीं नहीं था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैं तुमसे पूछने का सोचकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए आ गया। मैं जैसे ही तुम्हारे कमरे के बाहर पहुंचा, अंदर से आती आभास मल्होत्रा की आवाज़ से मेरे कदम रुक गए। मैं दरवाजे की नौक पकड़े खड़ा रह गया। उसे इतनी रात गए तुम्हारे साथ देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान में था। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया। मेरे दरवाज़ा खोलने से तुम और वो आभास एक साथ मेरी ओर पलट गए। मैंने गुस्से से तुम्हारी ओर देखा, पर तुमने मुझे देखकर नज़रें फेर ली। उस वक्त मेरे गुस्से से कहीं ज़्यादा तुम्हारा यूं मुझसे नज़रें फेरना तकलीफ दे रही था। तुम्हारा यूं अनजानों की तरह देखना मुझे तकलीफ दे रहा था, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह सकता था। मैं अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए चुपचाप खड़ा हो गया। पर मेरे वहाँ होने से कमरे का माहौल बहुत अजीब हो गया, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैं तुमसे सच जानने का फ़ैसला करके आया था, और सच जाने बिना मैं जाने वाला नहीं था। हम तीनों को इस अवाकवर्ड पोजीशन में देखकर उस डॉक्टर मल्होत्रा ने एक काम तो अच्छा किया कि वह खुद ही उठकर वहां से चला गया, वरना मैं खुद भी उसे धक्का देने वाला था। खैर, यहाँ तक नौबत नहीं आई, वह खुद उठकर चला गया। वह जैसे ही गया हमारे बीच फिर खामोशी छा गई। काफ़ी देर बाद मैंने गहरी सांस लेकर सवाल किया, तुम ठीक हो? हमारे बीच की खामोशी देख मैंने सवाल किया, पर मेरा सवाल सुन तुम मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी, जैसे मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं खुद दर्द देकर उससे कैसे सवाल कर सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बहुत नफरत थी। तुम्हारी वो नफरत भरी आंखें देख मेरा दिल बैठ सा गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं बस तुम्हें देखता रह गया। मुझे अपनी ओर देखते देख तुम और परेशान हो गई। कुछ देर तक तो तुमने बर्दाश्त किया, पर जब नहीं हुआ तो तुम बिफर उठी। तुम्हारी बातों ने एक बार फिर मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं चाहता नहीं था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं एक नज़र तुम्हें देखता हुआ गुस्से से वहां से बाहर निकल आया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।